हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जब बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे तो बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि ई बार खेला होवे, है ना। तो बंगाल के इलेक्शन भी हो गए, बट है ना, अभी बात करेंगे महाराष्ट्र की इलेक्शन की, है ना, जिसके रिजल्ट है ना आज ही अनाउंस है, अभी अनाउंस हो रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में है। तो महाराष्ट्र इलेक्शन में भी क्या हो गया है, खेला हो गया है। ठीक है, बीजेपी लेड एनडीए ने थंपिंग मेजोरिटी हासिल करी है महाराष्ट्र इलेक्शन में, है ना। एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है जितनी भी अपोजिशन थी, है ना। उम्मीद तो थी कि भाई जो महाराष्ट्र में बीजेपी है, बीजेपी लेड एनडीए है ना, जिसे महायुति भी बोला जा रहा है, वो क्या करेगी, है ना, इस बार पावर में वापस आएगी। बट इतनी थंपिंग मेजोरिटी से वापस आएगी ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, क्योंकि अभी हाल ही में इसी साल लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। एंड लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी का जो हाल हुआ था महाराष्ट्र में वो बहुत बुरा था। मतलब 17 सीटों का लॉस हो गया, है ना, टोटल 17 सीटों का लॉस हो गया। 17 सीटें माइनस में चली गई, तो लोगों को लग रहा था कि जो महाराष्ट्र है ना, अब वहाँ पर बीजेपी का जो गेम है ना वो ओवर हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अ, विदर्भ में जो समस्याएं चल रही थी, मराठा रिजर्वेशन का जो इश्यू था, इसको लेकर जो बीजेपी का है ना रवैया था, जो स्टैंड था, उसको लेकर भी लोग ऐसा लग बोल रहे थे कि भाई नाराज हैं महाराष्ट्र के लोग। तो बीजेपी सरकार बना लेगी, बट है ना उतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से लोग कह रहे हैं, है ना। खींच खिंचा के सरकार बना लेगी। 288 सीट है, एंड मेजोरिटी के लिए 145 चाहिए होता है। तो लोगों को लग रहा था कि हाँ 145 तक, है ना, बीजेपी अकेले नहीं, बट है ना पूरी की पूरी जो महायुति है, महायुति नाम दिया गया है ना, एनडीए, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, ये 145 तक पहुंच जाएंगे, बट बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बनाने जा रही। बट इस बार जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ठीक है, अभी जो रिजल्ट हैं वो अपडेट हो रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी है वो अभी 128 सीटों पर लीड कर रही है। ठीक है, एंड जो शिवसेना आपकी सिंधे वाली है, जो एक नाथ सिंधे वाली शिवसेना है ना, वो 56 सीटों पर लीड कर रही है। जो एनसीपी है अजीत पवार वाली, है ना, ये 39 सीट पर लीड कर रही है। तो ये महायुति है, ये महायुति का परफॉर्मेंस है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के, है ना, बीजेपी अपने दम पे तो सरकार नहीं बना पाएगी, कभी भी नहीं बना पाती, क्योंकि बीजेपी टोटल 148 सीट पर लड़ी थी, है ना। बट 148 सीटों में से अगर 128 सीट भी जीत रहे हैं ना, तो इलेक्शन के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा रेशियो है। ठीक है, अगर आप 80% का रिटेंशन लेवल लेके आ रहे हो, कि अगर आपको जितनी सीटें अलॉट हो रही हैं अलायंस में और आप उसका 80% जीत रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी। ठीक है, लास्ट ईयर बीजेपी जो लास्ट टर्म में बीजेपी बहुत सारी सीटों पे लड़ी थी, है ना, बट वहाँ पे रह गए थे, वो 105 के समथिंग रह गए थे, है ना। तो बीजेपी की परफॉर्मेंस जितनी, है ना, पिछले साल अच्छी नहीं थी, पिछले टर्म में अच्छी नहीं थी, जितनी अच्छा परफॉर्म बीजेपी ने इस साल किया है। ठीक है, शिवसेना एक नाथ शिंदे ये कह रहे थे इसका भी बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि एक नाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया है, चीटिंग की है और उनकी पार्टी और सिंबल हड़प लिया, तो इसका भी बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन उम्मीद से बढ़ के परफॉर्म किया है इन्होंने। ठीक है, सेम एनसीपी अजीत पवार वाली, है ना, एनसीपी के चीफ जो थे शरद पवार थे, उनके भतीजे ने क्या किया था, अलग हो गए थे शरद पवार से, एंड है ना अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, है ना, जिसे बाद में जो पुराना सिंबल है एनसीपी का वो मिल गया था, है ना। तो ये भी कह रहे थे कि इन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया, तो महाराष्ट्र की जनता इनको भी क्या करेगी, माफ नहीं करेगी, जवाब देगी। बट ये भी उम्मीद से बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। तो कुल मिला के जो बीजेपी है और उसके जो अलायंसेज हैं, जिनको कुल मिला के महायुति या एनडीए बोला जाता है, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ओवरऑल बढ़िया, है ना, परफॉर्मेंस जो है इस बार के इलेक्शंस में दी है। अगर वहीं बात करी जाए कांग्रेस लेड महाविकास अघाड़ी की, है ना, तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा, है ना, नहीं है। अगर आप देखो पर्सनली जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है, कांग्रेस 21 सीटों पर लीड लिए हुए है। ठीक है, जबकि इन्होंने सीटें लड़ी थी 101, यानी कि 101 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत कितनी रहे, 21 जीत रहे हैं, है ना। इन्होंने भी लगभग 88 सीटों पे लड़ा था, एंड इन्होंने भी लगभग 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था। तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या रीजन है ना, जो इतना कुछ होने के बाद भी, है ना, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी 2 बार पावर में बीजेपी है, 10 साल से पावर में है, और तीसरे टर्म में इतनी थंपिंग मेजोरिटी लेके गई। अगर आप इन सीटों को काउंट करो, है ना, तो लगभग, है ना, अगर इनको काउंट करो 7 6 13 13 9 22, ठीक है,
9, 14, ठीक है, 14, 17, यानी कि लगभग 230 सीटों के समथिंग है ना, 230 सीटें आउट ऑफ 280, ठीक है, यानी कि क्लीन स्वीप दे दिया है ना। और आप देखो ये 100 सीटों भी है ना मिलके कवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 50 सीटों के बीच में पूरी पूरी महाविकास आघाड़ी सिमट गई है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, है ना, क्या मतलब क्या ऐसा बीजेपी ने किया और क्या मतलब कांग्रेस की गलतियां रही। देखो कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये ग्राउंड पे नहीं रहते बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इनके वर्कर ग्राउंड पे रहते हैं। तो बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, ठीक है, माइक्रो मैनेजमेंट बूथ लेवल से शुरू होता है इनका, ठीक है, और उनकी बातें सुनी जाती है। तो जो ये माइक्रो मैनेजमेंट है ना, कि नीचे के कार्यकर्ता की भी बात सुनी जाएगी, ग्राउंड रियलिटी चेक की जाएगी, ठीक है। इस बार तो ऐसा हुआ है, डोर टू डोर कैंपेन किया है बीजेपी ने, ठीक है। तो इसी डोर टू डोर कैंपेन का और इस माइक्रो मैनेजमेंट का ही रिजल्ट है ना, जो आपको महाराष्ट्र इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। तीसरा मुद्दा क्या है, ठीक है, राम मंदिर, ठीक है। हमेशा से राम मंदिर, महाराष्ट्र से ही राम मंदिर का मुद्दा जो है शुरू हुआ था। जो अगर मॉडर्न इरा की बात करें, बाल ठाकरे एंड वो कार सेवा वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, महाराष्ट्र से कितने सारे कार सेवक आए थे, है ना। तो बहुत सारा जो राम मंदिर का जो इशू उस समय शुरू हुआ, तो उसको लीड किया था। अगर एज ए स्टेट बात करें तो महाराष्ट्र ने, तो इस साल राम मंदिर बन गया था। तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना, कि हमने राम मंदिर बनवाया, बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है। दैट इज भाई जो वोटर्स है ना, वो चले गए मतलब बीजेपी के फेवर में। एंड चौथा मुद्दा है ना, बीजेपी के स्लोगन्स, है ना, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ठीक है। ये कुछ मुद्दा है ना, ये जो स्लोगन थे, इन्होंने क्या किया, जो बीजेपी का है ना, जो कोर वोट है, हिंदुत्व वाला वोट है, हिंदू वोट है, सनातन वोट है, वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। और उन्होंने क्या करा, है ना, एक तरफ जाके पूरी महायुति को क्या कर दिया, वोट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा पालघर इंसिडेंट हुआ था, जब अब शिवसेना पावर में थी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस वगैरह ये सब पावर में थे। तो पालघर में एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे क्या करा था, जो इनोसेंट साधु हैं उनको घेर के मार दिया गया था। एंड वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी। तो उसको लेकर भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कांग्रेस को लेके, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसको लेके, वो भी इनके अगेंस्ट गया। तो ये कुछ मुद्दे हैं, है ना, जिनकी वजह से बीजेपी इस इलेक्शन को स्वीप करती हुई नजर आई है, ठीक है। अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो आना बाकी है, बट कमोवेश अभी जो टाइम है वो 3 बज गया है, और ये आंकड़ा है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें होने वाला नहीं है। समझ लो 230 सीटें अगर लीड कर रही है महायुति, यानी कि बीजेपी लेड एनडीए, है ना, तो ये 240 हो जाएंगी, या फिर 220 हो जाएंगी, या बहुत कम होंगी तो 200 हो जाएंगी, है ना। बस इससे ज़्यादा घटने वाला नहीं है। मतलब बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है कुल मिला के इन ओवरऑल, है ना, इन इलेक्शंस में। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना, इलेक्शंस के बारे में। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाई और क्या रीजंस हैं जो बीजेपी जीत गई है, वहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट जीत गई है, एंड कांग्रेस लेड जो कोलिशन है वो हार गया है, ठीक है। चलो चलते चलते हम जान लेते हैं अपने कुछ नॉलेजफुल चीज़ें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र इलेक्शन की बात हो रही है, तो हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, कि भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखो स्टेट लेजिस्लेचर में 3 लोग होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में 3 लोग होते हैं बेसिकली, एक तो गवर्नर, ठीक है, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली या और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हर स्टेट में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ये जरूरी नहीं है, ये कुछ ही स्टेट में होती है ना, आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी, तेलंगाना में देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, बिहार में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, कर्नाटका में देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर में अभी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन गया है, यूटी बन गया है। तो देखो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, अभी 6 स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी, यानी कि 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है विधानसभा के 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हमारी लोकसभा के जो, जैसे हमारी पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा सॉरी लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे ही विधानसभा के भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसको एक को विधानसभा बोला जाता है और एक को विधान परिषद बोला जाता है। और ये 6 स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारे स्टेट में केवल आपको लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ही देखने को मिलेगी, है ना। तो 6 स्टेट ये रहे आपके, ठीक है। अगर बात करें तो गवर्नर भी होता है आपका, है ना, इसमें लेजिस्लेचर में, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, ठीक है। अगर बात करें आर्टिकल
169 आर्टिकल 169 क्या कहता है? अवोल्यूशन ऑफ क्रिएटिव ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो विधान परिषद है उसको बनाने की और ख़त्म करने की जो प्रोसेस है ना, वो उसके बारे में बताता है कि कैसे जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, देन वोटिंग करवाती है पार्लियामेंट में, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाती है। तो आर्टिकल 169 इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर बात करें आर्टिकल 170 की, तो ये बताता है कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की कितने कितने मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये बताती है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। ठीक है, 60 से कम नहीं होंगे, 500 से ज़्यादा नहीं होंगे। हालांकि कुछ स्टेट एक्सेप्शन है ना, आप गोवा वगैरह देख सकते हो, सिक्किम वगैरह देख सकते हो, वहाँ 60 से कम सीटें देखने को मिलेंगी, बट पॉपुलेशन का इशू है, दैट इज वाई, है ना। तो 60 मिनिमम 60 मैक्सिमम 500। अगर आर्टिकल 171 की बात करें तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपोजिशन की बात करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग होंगे एंड किस तरह से इलेक्ट होंगे। 172 की बात करें तो ड्यूरेशन की बात करता है कि भाई विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर कितना होगा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर कितना होगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल होता है या फिर डिजॉल्व होने तक होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें तो इसका कोई टेन्योर नहीं होता, ये कभी डिजॉल्व होती ही नहीं है। 173 आर्टिकल क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि एमएलए बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उनकी बात करता है। 174 की बात करें, ठीक है, तो सेशंस की बात करता है कि कौन कौन से सेशंस बुलाए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेशन में, है ना, कब इनको स्थगन दिया जाएगा, प्रोरोगेशन दिया जाएगा, और कब इनको खत्म किया जाएगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस होते हैं। आर्टिकल 175 की अगर बात करें तो गवर्नर के स्पेशल एड्रेस के बारे में बात करता है कि राइट टू गवर्नर टू एड्रेस, है ना, कि गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कर सकता है, एंड मैसेज टू द हाउसेज, है ना, टू द हाउसेज ऑफ द हाउसेज, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हाउसेज होते हैं उसमें मैसेज भेज सकता है। आर्टिकल 176 की बात करें तो स्पेशल एड्रेस की बात करता है, गवर्नर के स्पेशल एड्रेस की बात करता है। आर्टिकल 177 की बात करें तो राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, यानी कि एमएलए जो होते हैं, एमएलसी जो होते हैं, उनके राइट्स की बात करता है। ठीक है, तो ये स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।